ओके भाई, कई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैं इतना ज़्यादा डिटेल्ड और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्यों फोकस करता हूँ। ठीक है, जेआरएफ तो भाई उसका भी हो गया, जेआरएफ तो उसका भी हो गया, इजंट इट। तो मैं कहता हूँ जो जेआरएफ है ना, वो पास करना इतनी बड़ी बात नहीं है। जेआरएफ पास करना भाई चुटकियों का खेल है। इवन आप क्रैम करके भी जेआरएफ पास कर सकते हो। ठीक है, क्रैमिंग के थ्रू भी क्या हो जाता है आपका जेआरएफ हो जाता है। आपको कैसे कैसे भाई, एक तो आपको पता है पेपर में, किसी भी पेपर में दो तरह क्वेश्चन आते हैं। एक तो आते हैं डेटा बेस्ड क्वेश्चन, और एक वहां पर कौन से आते हैं, कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, और फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में आपको पता है डेटा बेस्ड क्वेश्चन के वहां पर चांसेस नहीं होते। मैथमेटिक्स के नेट जेआरएफ में क्या आते हैं, वहां पर सारे के सारे ऑलमोस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं। फिजिक्स में भी ऑलमोस्ट क्या रहता, सारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि वहां पर क्रैमिंग पैटर्न क्या होता है, क्रैमिंग का स्कोप क्या होता है, काफी कम होता है। लेकिन आपको होता है केमिस्ट्री में दोनों स्कोप होते हैं। केमिस्ट्री में भाई अगर 60% पोर्शन आपका अंडरस्टैंडिंग है, तो बहुत सारा आपको डेटा याद भी करना पड़ता है कि फला कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल सेंटर कौन है, इजंट इट। तो यहाँ पर बहुत सारी रिएक्शंस आपको याद करनी पड़ती हैं, क्योंकि उनके मैकेनिज्म क्या होते हैं, प्रपोज्ड मैकेनिज्म, या फिर उनके मैकेनिज्म को पता नहीं है, या पता है तो इतनी ज्यादा मैकेनिज्म है कि उनको हम उनको भाई रैशनलाइज नहीं कर सकते बिना एडवांस्ड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के, इजंट इट। तो होता क्या है कि आपको यहाँ पर बहुत सारा याद करना पड़ता है। तो अगर आप, और आपको पता है भाई पेपर में, किसी नेट के पेपर में अगर आपने 50% भी पास कर दिया जनरल कैटेगरी में, तब भी आपका एग्जाम पास हो जाता है नेट जेआरएफ। नेट आपका 50% में और 55% में आपका जेआरएफ हो जाता है आमतौर पे। 55% मार्क्स में होता ना ऐसा। तो आप ये बताओ, अगर किसी की क्रैमिंग बहुत अच्छी है, किसी ने बिल्कुल गोटा मार मार के पढ़ रखा है, बहुत ही गोटा मार मार के पढ़ रखा है, ठीक है, उसकी मेमोरी जबरदस्त, उसकी भाई फोटोग्राफिक मेमोरी है, तो क्या करेगा वो ऑलमोस्ट क्रैमिंग पार्ट को कवर कर देगा, इजंट इट। लेकिन और थोड़ा बहुत उसने कहां से अटेम्प्ट कर दिया, कंसेप्चुअल पार्ट से, तो क्या हो जाएगा उसका एग्जाम पास उसका हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कल को कहां पर जाएगा रिसर्च में, तब उसको दिक्कत पेश आनी, क्योंकि वहां पर क्रैमिंग आपकी नहीं चलती। वहां पर क्या चलता है आपका सारे का सारा अंडरस्टैंडिंग, इजंट इट। बोलो भाई, तो क्रैमिंग से जेआरएफ पास करने को बड़ी बात नहीं है, बशर्ते आप गोटाबाजी में खूब यकीन रखते हो और आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, ओके। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हो तो उसका फायदा क्या है, तो क्रैमिंग से क्या होता है, पहली बात तो यहां पर दो नुकसान है। एक तो क्रैमिंग से पढ़ने पर आपको 10 गुना ज्यादा एफर्ट लगेगा, क्योंकि कोई चीज याद करने में एफर्ट ज्यादा लगता है, समझने में क्या होता है एफर्ट कम लगता है। अगर आपने 1D बॉक्स का डेरिवेशन समझ लिया, तो आप 20 साल बाद भी आपसे पूछेगा, आप उसको फटाफट डेराइव कर दोगे, नहीं बात आपको पहले पड़ी, याद कर लिया, आज याद कर लिया, परसों भूल गए। ऐसा होता है, बच्चे क्या होते हैं, पेपर दिया आपने, पेपर में सेमेस्टर में सब कुछ लिख दिया, एक वीक के बाद आपसे ये पूछ रहे ना, उसी पेपर को, सेम पेपर को एक वीक के बाद आपसे मैं अगर सोल्व करूं, बच्चे उसमें पास भी ना हो सेमेस्टर में, होता ना ऐसा। ऐसा क्या हो गया भाई, आपने एमएससी का पेपर दिया सेमेस्टर का, 20 दिन बाद आपसे मैं वही पेपर लूंगा, सेम पेपर, सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम, आप उसमें पास होकर दिखा दियो, क्योंकि वो आपने याद कर रखा भाई, कॉन्सेप्ट को आपने इंटरनलाइज नहीं किया। तो आप वहां पर उसको याद किया पेपर के लिए भाई, और पेपर में फटाफट लिख दिया बस, और फिर दिमाग में क्या हो गया, भूल गए। माइंड को ही पता है कि ये गोटेबाज है, तो भी क्या करता भाई, उसको पता ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल नहीं है, क्रैमिंग की इन्फॉर्मेशन है, उसको थोड़े समय के लिए क्या रखेगा, क्या बोलते हैं, टेम्परेरी हार्ड डिस्क में रखेगा, फिर क्या करेगा उसको डिलीट नहीं। आपको समझ में, अब एक काम करो, अब 1D बॉक्स मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया था ना, आप मेरे से पूछो डेरिवेशन, समझे बात, माइकल मेंटन इक्वेशन नहीं पढ़ाई मैंने आपको, अब पूछ लो, मुझे याद नहीं लेकिन मैं उसको डिराइव कर सकता हूं, नहीं समझे बात। तो क्रैमिंग से क्या होता है कि आपका एफर्ट बहुत ज्यादा लगता है, और वो एफर्ट सिर्फ और पेपर पास करने में काम आएगा, पेपर के बाद वो क्रैमिंग भी नहीं रहेगा, वो याद भी आपको नहीं रहेगा, बात आपको पहले पड़ी। तो आपका एफर्ट लगता है 10 गुना, क्या लगता है आपको, 10 गुना आपका ज्यादा मेहनत लगेगी, आपको 10-10 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके क्रैमिंग से आपका पेपर पास होता है। कॉन्सेप्चुअल, और दूसरा नुकसान क्या होगा, जब आप जाओगे रिसर्च में,
आप जाओगे पीएचडी में, जेआरएफ तो कर लिया, जेआरएफ करके आप गए कहाँ पर गए, जेआरएफ करके आप गए पीएचडी में, पीएचडी में फिर सर जाके लगेगा, वहाँ पर क्रैम नहीं चलेगी, वहाँ पर आपको नए कॉन्सेप्ट आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं, नए आपको कंपाउंड बनाने पड़ते हैं, तो वहाँ पर सारा क्या होता है अंडरस्टैंडिंग। तो फिर आपके पेपर छपेंगे भाई बहुत थर्ड क्लास के 4th ग्रेड जर्नल्स में, फिर कहिए मेरा जेआरएफ है, फिर कहेंगे भाई जेआरएफ तो तेरा था लेकिन तेरा रिसर्च वर्क क्या बिल्कुल जीरो, ऐसे कैसे हो गया भाई। फिर देते रहे ना भाई एक्सप्लेनेशन कि हम तो ये हो गया था भाई, मैं ये वहाँ चले गए थे, ये हो गया था, बात आपको पल्ले पड़ी। दूसरी तरफ कॉन्सेप्चुअल पढ़ने का क्या फायदा है कि 10 गुना कम एफर्ट में क्या होता है, आपका एग्जाम पास होता है। मैं भाई ये बात ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट का आपको सिलेक्शन रेट 3% से ऊपर नहीं मिलेगा, समझे बात। हमारा सिलेक्शन रेट 31.6% है, कितना, यानी कि बाकी किसी भी इंस्टीट्यूट से हमारा सिलेक्शन क्या हुई 10 गुना, आपको ऐसे कैसे हो गया 10 गुना ज़्यादा सिलेक्शन रेट हुई, ये तो बात जमती ही नहीं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मैं पढ़ाती कैसे हूँ भाई कॉन्सेप्चुअली, हमारा फोकस क्या रहता है बच्चों को भाई सिखाओ, ना कि उनको चीज़ें याद करवाओ। तो उससे फायदा क्या होता है कि एग्जाम पास होना आपके लिए क्या हो जाएगा, एक तो बच्चा क्रैम के थ्रू पढ़ता है और एक बच्चा उतना ही टाइम पढ़ता है लेकिन कैसे कॉन्सेप्ट, तो उसके एग्जाम पास होने के चांसेस क्या होंगे 10 गुना बढ़ जाएंगे। तो आप कह सकते हो कॉन्सेप्चुअली पढ़ने से एग्जाम पास होना 10 गुना क्या हो जाएगा आपका इजी, क्या हो जाएगा, एग्जाम पास होना हो गया भाई इजी, 10 गुना ज्यादा इजी हो गया कॉन्सेप्ट से पढ़ के। मैं तो मैंने खुद 4 महीने पढ़ के भाई सारे नेट जेआरएफ और गेट पास किए थे, और मैं कभी नहीं पढ़ा करता, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, मैं समझा, सिर्फ 4 महीने मैंने पढ़ाई की थी, 4 महीने में नेट भी, जेआरएफ भी, गेट भी, एचटेट भी, सारे एग्जाम। और मैंने लाइफ में कभी एग्जाम नहीं दिए थे कंपटीशन एग्जाम, कभी नेवर। मैं जब 12वीं में था मैं मानता था कि आईटीआई आईआईटी कोई आईटी होता होगा, आईआईटी क्या होता होगा कोई, मैं 12वीं में गांव के स्कूल से, मुझे ये तक नहीं पता था। तो कॉन्सेप्चुअल पढ़ने ये फायदा होता है कि आपका एग्जाम पास होने के चांसेस 10 गुना बढ़ जाएंगे। और दूसरा फायदा क्या है, रिसर्च वर्क आपका क्या हो जाएगा 10 गुना बेटर, क्या, तो ये 100 गुना फायदा हो गया आपको, एग्जाम पास होना 10 गुना बेटर हो गया, इजी हो गया, और रिसर्च वर्क होना क्या हो गया आपका 10 गुना आपका बेटर हो गया। नहीं आपको समझ में, और ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं भाई, मैं जो बात बोलूं आप उसको चेक कर सकते हो, आपके रिसर्च वर्क को जज करते हैं आपके इंपैक्ट फैक्टर से, किसे, जैसे आपकी एमएससी के बाद आप भाई पढ़े कि नहीं पढ़े उसको चेक करते हैं कि आपने नेट पास किया है कि नहीं किया है, ऐसे चेक करते होंगे ना। तो सिमिलरली आपकी पीएचडी की वैल्यू चेक करते हैं कि आपके पेपर कितने क्वालिटी के जर्नल्स में और कितने हाई लेवल के जर्नल में, और कितना आपका इंपैक्ट फैक्टर है, समझे बात। तो इंडिया में जो आईआईटीज हैं क्या हैं, वहां से एक एवरेज पीएचडी स्कॉलर का इंपैक्ट फैक्टर होता है 10-15, कितना, एक एवरेज आईआईटीएन पीएचडी का इंपैक्ट फैक्टर 10-15 होता है। आप चेक कर सकते हो भाई कितना होता है, 10 से 15 की रेंज में। मेरे भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स आईआईटी से पीएचडी कर रहे हैं, समझे बात। तो मुझे पता है वहाँ का एवरेज इंपैक्ट फैक्टर कितना होता है, 10-15 होता है, 10-15 लेके निकलते हैं सब, ओके। और एक एवरेज स्टेट वाली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लेके निकलता है 5 के राउंड, कितना, 4-5 के राउंड भाई। तो भाई आपको पता है आईआईटी में फैसिलिटी क्या है ज़्यादा, तो वहाँ पर रिसर्च वर्क आपका अच्छा होएगा। स्टेट वाला निकलता है 5-4 के राउंड भाई, डीयू वाले तकरीबन डीयू हैं ये भाई, ये 10-15 लेके निकलते हैं, उनके बराबर सही नहीं। आपको मैं होता है एवरेज स्टूडेंट, ओके। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं वहाँ के बच्चे लेके निकलते हैं 0 इंपैक्ट फैक्टर, कितना, यानी वो पीएचडी सिर्फ क्या है, कागजी, क्या है, कागज का टुकड़ा है, कहीं दिखा दिया तो लोग हंसेंगे उसके ऊपर कि तूने काम कर रखा है कि तूने धोखाधड़ी से पेपर छाप रखे हैं, पेपर, बात आपको पल्ले पड़ेगी। तो एक एवरेज आईआईटीएन का, अब मैं आपको बताऊं भाई, आपको पता है मेरा इंपैक्ट फैक्टर कितना है, आप चेक कर सकते हो भाई, आप गूगल में जाओ, वहां पर ब्रह्मनदीप दलाल रिसर्च वर्क, मेरे पेपर आपको मिल जाएंगे, उन सभी का क्यूमुलेटिव इंपैक्ट फैक्टर आप जोड़ लो और किसी आईआईटी के स्कॉलर से आप उसे कंपेयर कर लो। मेरा फिलहाल कंबाइंड इंपैक्ट फैक्टर है 150, कितना, 150। एक एवरेज आईआईटी कितना होता 15, मेरा कितना भाई फिलहाल, आपको ऐसे कैसे हो गया, मेरा इंपैक्ट 150 कैसे हो गया भाई, क्योंकि आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हो,
तो सिर्फ कॉन्सेप्चुअली पढ़ने से मेरा एग्जाम इजीली पास नहीं हुआ, मुझे पीएचडी में क्या बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। चीजों को एनालाइज करना, काम को इंप्रूव करना मेरे लिए क्या था, बहुत इजी था। जो क्रैम करके क्या रखा है वो तो फिर ऐसे लैब में भाई फिर देखते रहो पंखों को, कौन सा पंखा घूम रहा है, बात आपको पल्ले पड़ी। तो मैं जस्ट ये नहीं बता रहा भाई, मैं कोई ये सेल्फ प्रेज नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्चुअली एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ भाई, कि मैं आपके सामने हूँ भाई, आप चेक कर सकते हो मेरा इम्पैक्ट फैक्टर। आप इसमें तो कोई वो तो है नहीं भाई कि मैं ऐसे बोल दूंगा, आप चेक कर लो भाई, मनदीप दलाल रिसर्च वर्क, आपको मेरे पेपर मिल जाएंगे, उनका इम्पैक्ट फैक्टर आप जोड़ लेना, ओके। और कोई आप कोई क्लासमेट हो जो IIT से PhD कर रहे हो, उसका आप चेक कर लियो भाई, कंपेयर करो आप, ये तो भाई खुली किताब है, ओके। तो मैं इसका सारा श्रेय किसको देता हूं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को। तो कॉन्सेप्चुअली पढ़ने से आपका पेपर पास होना 10 गुना ईजी होता है और रिसर्च वर्क आपका 10 गुना इंप्रूव होता है। नहीं समझे बात। एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाला स्टूडेंट स्टेट यूनिवर्सिटी में रह के, किस में रह के, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रह के IIT वाले स्कॉलर से 10 गुना हाई लेवल का काम कर सकता है, बशर्ते उसे कॉन्सेप्ट बहुत आपको पल्ले पड़ी। तो भैया आपने पढ़ना, आपने क्रैम करना ही क्यों है, 10 गुना एफर्ट लगता है, बाद में फिर PhD में धक्के खाओ, फिर औरों के भाई हाथ पैर जोड़ते रहो, एक पेपर छपवा दे, एक पेपर छपवा दे, समझे मेरी बात। इससे बेटर आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, पेपर पास होना 10 गुना इजी, और PhD में जाके एक पैर पे भंगड़ा पाओ, फिर कोई पंगा ही नहीं, खेल हो जाएगी आपके लिए PhD। ये नहीं होगा फिर कि PhD छोड़ के भागना पड़ा, बताओ ना, कईयों को PhD छोड़नी पड़ती है, ओके। ठीक है भाई।